वही 22 में चला और वही 23 में चला। इसके बाद जो चेंज हुआ है वो हुआ है कब? 2024 में। जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है 24 का हो चुका है, उसी के बेस पे 25 का होगा, उसी के आधार पर 26 का होगा, उसी के आधार पर 27। 28 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लगभग 4-5 साल में सिलेबस चेंज हो जाता है। हिंदी का सिलेबस भी चेंज होगा, सबका होगा। हाँ, अभी सेम रहेगा इतने सालों में, समझ लो। ठीक है, फिक्स है, लेटेस्ट ही है। 24 ही हुआ है, 25 तो अभी होना ही है, हुआ भी नहीं है। ठीक। और ऐसा मतलब नहीं होता कि सिलेबस चेंज होगा तो पूरा चेंज होता है। 20 हिंदी में होगा तो 20% बस, कुछ चीजें कम हो जाएंगी, कुछ बढ़ जाएंगी। जैसे पिछली बार से अगर मैं आपको बताऊं तो बस अलंकार हटा दिया है। लास्ट टाइम अलंकार आपके सिलेबस में था, उसकी जगह रस और छंद मतलब रस छंद और बोलियां, इस तरह की चीजें जोड़ दी हैं। थोड़ा और था तो वो कम किया है। पूरा चेंज कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर आता है। अभी जो आज अपन को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? बोलियां। अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपका स्पष्ट मेंशन है बोलियां। हाँ बोलें, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप कोई? नहीं बोलना। सिलेबस में लिखा है बोलियां। कौन कौन सी बोलियां? तो पहली मालवी, दूसरी बुंदेली, तीसरी निमाड़ी और चौथी बघेली। बस इतना लिख रखा है सिलेबस में, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कितने नंबर का आएगा? तो 12 नंबर का। अब मैं आपसे कहूं कि 12 नंबर में 4 बोलियां आना है तो पर बोली कितने नंबर की आएगी? 3 नंबर की। एक बोली से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 3। कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो 2024 में पेपर हो चुका है, वो अपन को समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, 4 बोलियां हैं, पर बोली से कितने क्वेश्चन? 3 3 3 नंबर की। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का था। मालवी, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी, प्रत्येक से कितने कितने क्वेश्चन थे? 1 2 और इस तरह से क्वेश्चन आपके आए थे, 1 2 3। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहा होगा? 12 नंबर की आना है तो कितने का रहा होगा? एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब 1 नंबर में कुछ ज्यादा तो वो पूछ नहीं सकता। क्या पूछेगा? कुछ फैक्ट तरह का पूछेगा। ये बोली जो आपको है जस्ट लाइक प्री के जैसे पढ़ना है। प्री में जैसे आप फैक्ट रटते हो, वही सारी चीजें इस बोली से संबंधित आपको फैक्ट रटे होना चाहिए। कुछ भी इसमें समझने का नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा बोली पे आएंगे तो इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। 4 चीजें हैं, आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। एक होती है भाषा, एक होती है उपभाषा, एक होती है बोली, एक होती है उपबोली। ठीक है, पढ़ना अपन को इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बोली तक पहुंचना है तो इन सारी चीजों को समझना है। एक और शब्द यूज होगा, उसको कहते हैं अपभ्रंश। क्या कहते हैं? अपभ्रंश। तो इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा। अब ये चीजें क्या होती हैं थोड़ा सा इनको समझो। भाषा क्या है? भाषा जो होती है वो विचार विनिमय का क्या होती है? एक माध्यम। मैं आपसे अपने विचार आप तक पहुंचा पा रहा हूं तो किसी भाषा के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। तो विचार विनिमय का जो माध्यम है वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा कहलाती है। अब दूसरी आती है क्या? उपभाषा। इसको थोड़ा सा होल्ड रखो, फिर किस पे चलेंगे अपन? बोली। बोली जो है भाषा का छोटा रूप होती है। क्या होती है? भाषा का छोटा रूप क्या कहलाती है? बोली भी विचार विनिमय का माध्यम है, लेकिन इसमें जो है साहित्य थोड़ा सा कम होता है, इसका व्याकरण थोड़ा सा कम होता है। डेवलपमेंट जो है वो इसकी तरह नहीं हो पाता। या मैं कहूं कि बोली जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लेगी तो वो क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। तो ये एक तरह का चरण है भाषा बनने का। पहले उपबोली होगी, फिर बोली होगी, फिर उपभाषा बनेगी और फिर बाद में वो क्या बनेगी? जैसे आपकी हिंदी क्या है? उपबोली है, बोली है, उपभाषा है या भाषा है?
भाषा। हिंदी क्या है, इसका पूरा व्याकरण होता है, इसमें साहित्य, बड़े स्तर पर साहित्य रचना होती है। ठीक है, बोली समझ में आई। भाषा का छोटा रूप है, विचार विनिमय का माध्यम है, व्याकरण नहीं होता इसका, और इसमें साहित्य रचना नहीं होती। अब जो उपभाषा है वो भाषा और बोली की क्या होती है, बीच में होती है। बोले तो बोली जब अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तब वो क्या बनती है, इतना क्षेत्र विस्तार नहीं किया कि वो क्या बन जाए, लेकिन क्षेत्र विस्तार उसका हो चुका है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ब्रज सुना है आपने, ब्रज एक बड़े भाषा नहीं है अभी भी वो, लेकिन बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो ब्रज एक तरह की क्या है, उपभाषा। अवधि सुना होगा आपने, अवधि भी किस में आती है, उपभाषा। अच्छा, जो बुंदेली है, बुंदेली अपन पढ़ेंगे बोली में, लेकिन वो इतनी अभी तक डेवलप हो चुकी है कि उसको आप इसमें भी रख सकते हो, उपभाषा की कैटेगरी में भी उसको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, इसी को उपभाषा को विभाषा भी बोलते हैं। उपबोली क्या होती है, तो बोली के अंदर छोटे स्तर पर, जैसे बुंदेली एक बोली है, अब बुंदेली के अंदर कई सारी क्या होंगी, उपबोलियां होंगी। बोले तो बोली के अंदर जो और अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है उनको क्या बोला जाता है, उपबोली बोली जाती है। जैसे मैं आपको मालवी क्षेत्र में बोलूं, तो जो रतलाम क्षेत्र में रहते हैं वो रतलामी बोलते हैं, जो मंदसौर साइड रहते हैं उसको दसपुर बोलते थे मंदसौर को पहले, वहां की वो उपबोली है दसपुरी। जो भील कम्युनिटी के लोग हैं मालवा में वो भीली बोलते हैं, तो भीली, दसपुरी, रतलामी, ये मालवी बोली के अंदर क्या हुई, उपबोली हुई। ठीक है, तो सबसे छोटे स्तर पर उपबोली, उससे बड़े स्तर पर बोली, उससे और बढ़ जाए तो उपभाषा, और जब बड़े स्तर पर आ जाए तो, जैसे मैं आपको मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, ये सब बोलियां हैं, और किस भाषा के अंदर है, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है कि नहीं है, ये सारी किसके अंदर आएंगी, आपको हिंदी के ही अंदर है। तो भाषा सबकी एक है, लेकिन उनकी बोलियां क्या हो गई, अलग अलग हो गई। बोली क्षेत्रीय स्तर पर होती है, भाषा भाषा व्यापक स्तर पर होती है। ये सारी चीजें आपको समझना है। अब आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो होता है एक तरह से रूप में परिवर्तन होना होता है, एक तरह से बिगाड़ होना होता है। बिगाड़ मतलब समझते हो, चेंज, बस चेंज समझो। अपभ्रंश क्या है, चेंज है। जब प्राचीन समय में सबसे पहले भाषा आई तो वो थी प्राचीन संस्कृत। क्या थी, संस्कृत सबसे पहले चलती थी। संस्कृत का थोड़ा सा रूप परिवर्तन हुआ तो आगे चल के वही प्राकृतिक प्राचीन संस्कृत जो है वो किस में बदल गई, लौकिक संस्कृत में। ये अगर मैं बात करूं तो ये ऋग्वैदिक काल की थी। ये किस टाइम पर चलती थी संस्कृत, ऋग्वैदिक टाइम पर प्राचीन संस्कृत। ऋग्वेद के बाद कौन सा टाइम पीरियड आया, उत्तर वैदिक। पोस्ट वैदिक सुना होगा आपने, उत्तर वैदिक में कौन सी चली, लौकिक संस्कृत। फिर उसके बाद और परिवर्तन आया बौद्ध के टाइम पर। बौद्ध के टाइम पर कौन सी चली, पाली आई। फिर पाली से फिर रूप परिवर्तन हुआ तो प्राकृत आई, किसके टाइम पर, तो महावीर के समय। फिर इसके बाद जो आई है वो कौन सी भाषा आई है, अपभ्रंश। फिर इसमें और परिवर्तन हुआ तो वो अपहट्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से भाषा में जो रूप परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, एक तरह से अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, अब जो मैंने ये चीजें बताई, हम अगर भाषा की बात करें तो मध्य प्रदेश किस भाषा क्षेत्र में रहता है, बताओ किस क्षेत्र में है, हिंदी। इस हिंदी भाषा क्षेत्र के अंदर उपभाषा होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। तो इस हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, 5। कितनी है, इस उपभाषा के अंदर बोलियां होंगी कि नहीं होंगी, बोलियां भी होंगी। तो बोलियां कितनी, अब इसमें विवाद चलता है। जो ज्यादातर मानी जाती हैं वो 17 मानी जाती हैं, कई लोग 18 भी बोलते हैं, कई लोग 19 भी बोलते हैं। ठीक है, 22 नहीं है, 18, 19, 17, 18, 19। जो जॉर्ज गियर्सन थे एक भाषाविद थे, उन्होंने जो संख्या बताई है इन बोलियों की वो 17 बताई है। लेकिन अभी अपन जो पढ़ेंगे उनको 19 के हिसाब से पढ़ेंगे। वो कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन बस याद रखो भाषा के अंदर उपभाषा और उपभाषा के अंदर बोलियां।
कितनी उपभाषा है हिंदी भाषा के अंदर? 5। कौन कौन सी है उनके नाम सुनो। एक है राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी है? राजस्थानी हिंदी। एक आपकी पश्चिमी हिंदी। एक आपकी पूर्वी हिंदी। एक आपकी, इसी को बोलते हैं बिहारी, या एक अगली आपकी है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। तो ये आपकी 5 क्या हुई? उपभाषाएं। हम्म, हो गया। अब सुनो, कौन कौन सी बोली मैंने पहले एक बार मुझे बताओ, आप बोल गए। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी। अब इन जो हिंदी उपभाषाओं का है, इनका किसी अपभ्रंश से क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो इनके अपभ्रंश के नाम भी अगर चाहो तो याद रख लेना। जो राजस्थानी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से है? तो इसका सौर सैनी अपभ्रंश है। कौन सा अपभ्रंश है इसके लिए? इसका भी अपभ्रंश कौन सा है? देखो ये अभी आपके सिलेबस पे नहीं पहुंचे हमें, लेकिन जो बोलियां पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले क्या जरूरी है, ये समझना जरूरी है। इसका भी सौरसैनी है। और इसका पूर्वी हिंदी का इसका अलग है, तो इसका आता है आपका अर्धमागधी। क्या आता है? अर्धमागधी अपभ्रंश। बाकी बची हुई ये 2 हैं, चाहो तो इनके याद मत रखो, क्योंकि आपको सिर्फ इन तीनों से ही काम पड़ेगा। इन दोनों से आपको पढ़ ही नहीं रहा। आपकी जो बोलियां हैं वो इन तीनों के ही अंतर्गत आएंगी। अब मैंने आपको डबल से थोड़ा सा सुनना। मैंने बोला भाषा के अंदर क्या आएगी बताओ? उपभाषा। उपभाषा के अंदर क्या आएगी? और अपन को क्या पढ़ना है? बोलियां। तो अपनी जो 4 बोलियां हैं, मालवी, बुंदेली, निमाड़ी और बघेली, इन्हीं 5 के अंदर आई होंगी कि नहीं आई होंगी? आई होंगी। बस किसमें कौन सी आती है वो आपको याद रखना है, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था। तो अपन को ऊपर से नीचे जाना है। अब अपन बात करें किसकी? जो राजस्थानी हिंदी है, बताओ राजस्थान के पास में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मध्य प्रदेश का। अरे क्षेत्र बताओ विभाग के साथ, या बोलो कौन सी बोली आएगी इसमें, बताओ। बुंदेली आएगी। तुक्का ना मारो। निमाड़ पहले पहुंच गए, मालवा नहीं है पास में, तो पहले नंबर क्या बोलोगे? राजस्थान के पास है कि नहीं है? कैसे लोग हो तुम। और राजस्थान कहाँ पड़ता है? इधर दक्षिण में। मैप दिख रहा है कहीं तुम्हें? हाँ। ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? मालवा है? नहीं है। और ये क्या है? और निमाड़ कहाँ है? तो पहले कौन आया पास में? निमाड़ मतलब नीमच मंदसौर नहीं है? नहीं, तुम नीमच मंदसौर समझ रहे हो। वो यहाँ खंडवा खरगोन है। बाकी वो भी आता है, उसका नहीं बोल रहा, वो राजस्थान में दोनों ही है, राजस्थानी में दोनों है। लेकिन तुम निमाड़ी बोल रहा है, वो मालवी नहीं बोल रहा है, इस पे से मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो राजस्थानी में बताओ मालवी आएगी कि नहीं आएगी? तो राजस्थानी में कौन सी आती है आपकी? मालवी। एक दूसरी आपकी निमाड़ी भी इसमें ही आती है। अब निमाड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा आपको अभी समझाऊंगा। दूसरी है पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंदर कौन सी आती है आपकी बोली? तो इसमें आती है बुंदेली। और अगली बची कौन सी? पूर्वी हिंदी। बताओ पूर्वी साइड कौन सी बोली जाएगी? मध्य प्रदेश का पूर्व में क्या? बुंदेलखंड। बघेली। तो चारों आ गई नहीं आई? अब मैं आपसे पूछूं, बुंदेली भाषा, बुंदेली बोली किस
अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो आप बोलोगे पश्चिमी हिंदी के सौरसैनी अपभ्रंश। आपका क्वेश्चन खत्म। आ गया नहीं आया? मैं आपसे पूछूं निमाड़ी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के सौरसैनी अपभ्रंश। आ गए समझ में? मैं आपसे पूछूं कि बघेली बोली, ये पिछली बार का क्वेश्चन है पीएससी का, एज इट इज, बघेली बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? पूरा अपभ्रंश पूछा, अपभ्रंश। पूर्ण अपभ्रंश ये है, ये उपभाषा है। ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है, अपभ्रंश ये है। ठीक है, बाकी जब अपन पढ़ेंगे तब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको समझना जरूरी है। क्लियर है? तो ये आपका थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। ब्रज आपके ऊपर, ग्वालियर के ऊपर साइड बोली जाती है, यूपी वाले रीजन में। क्या? ब्रज जो है वो राजस्थान में नहीं आएगी, ये इसमें आएगी पश्चिमी हिंदी में। यूपी वाला जो मैक्सिमम रीजन है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, खड़ी बोली, अवधि, ये सब उसी में ही आती है। हाँ, एक चीज और समझना है, जैसे जो निमाड़ी है, ये वर्तमान में जो मैंने 17 बोलियां बोली आपको, उन 17 में निमाड़ी नहीं है। क्या बोला मैंने? उन 17 में निमाड़ी नहीं है। निमाड़ी जो है पहले उपबोली थी, किसकी? मालवी की। मालवा के अंतर्गत ही निमाड़ आता था पहले, लेकिन अब निमाड़ ने अपने क्षेत्र को क्या कर लिया है, निमाड़ी बोली ने क्षेत्र को बढ़ा लिया है। क्षेत्र क्या कर लिया उसने? उसमें रचनाएं भी ज्यादा हो गई, इसलिए अब निमाड़ी को किसका दर्जा दिया जाने लगा है? बोली का। लेकिन जो जॉर्ज गियर्सन का जो 17 बोलियां हैं उनमें निमाड़ी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में निमाड़ी क्या बन चुकी है? बोली। क्यों बन चुकी है? क्योंकि उसमें साहित्य रचना होने लगी है, उसका क्षेत्र बढ़ चुका है। पहले ये मालवी के अंतर्गत ही क्या थी? उपबोली थी। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, आपको याद रखना है। अब अपन एक एक करके इन बोलियों को पढ़ेंगे, और पहली बोली का जो नाम है वो क्या है? मालवी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, फिर अपन पढ़ना शुरू करेंगे। क्या क्या बन सकते हैं आपसे? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भाई मालवी बोली कहां बोली जाती है, उसका क्षेत्र बताओ। तो आप क्या बोलोगे? अगर मैप, आप इसका एमपी का मैप बनाने का प्रयास करो, ये बनाया आपके, जो भौगोलिक विभाजन पढ़ा है आप लोगों ने, ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है? मालवा। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा आपका? ये वाला रीजन जो है ये क्या कहलाएगा? और ये वाला रीजन आपका बघेलखंड है। यही चारों बोलियां पढ़ना है। तो मालवा में कौन सी बोली जाएगी? मालवी। निमाड़ में निमाड़ी। बुंदेलखंड में बुंदेली। और बघेलखंड में बघेली। तो पहली दो बहुत जनरल चीजें कि भाई बघेली कहाँ बोली जाती है, तो सीधा बघेलखंड। हो सकता है जिले पूछ लिए जाएं, तो बघेलखंड के जिले याद करना है। कौन कौन से जिले आएंगे बघेलखंड में? वो रीवा पन्ना में तो नहीं चले जाएंगे, बाकी वो बघेलखंड में भी काउंट होते हैं। पहले इनके बताओ, उमरिया, शहडोल, रीवा पन्ना भी आएंगे, नीचे वाले भी बता दोगे। तो ये सारे कौन से हो गए आपके? कटनी, बघेलखंड में। फिर दूसरा आएगा बुंदेलखंड, इसके जिले टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, निवाड़ी, ये सारे किस में आएंगे? बुंदेलखंड। फिर निमाड़ में कौन कौन से हैं? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। फिर आपका मालवा, इंदौर, धार, झाबुआ, रतलाम, ये सारे किस में आएंगे? मालवा में हो जाएंगे। ये जनरल चीजें हैं। हम क्या वो पढ़ रहे थे कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आ सकते हैं। तो मैं पहले तो क्वेश्चनों के फॉर्मेट बता रहा हूं। एक उसका क्षेत्र, दूसरा उसका क्या? जिले, तीसरा भाई उसका क्या उपभाषा है। तीसरी क्या पूछी जा सकती है?
चौथा उसका क्या, अब क्वेश्चन आपको फिक्स है कि भाई एक नंबर में पूछना है, तो एक नंबर में फैक्ट ही पूछेगा, और क्या पूछेगा बताओ, वो फैक्ट ही पूछा जाएगा ना, और पूछा भी फैक्ट ही गया है, तो आपको वही फैक्ट याद रखने हैं। जिला, उपभाषा, अपभ्रंश, फिर उसकी उपबोलियां, तो ये तीन क्वेश्चन फिक्स हैं भाई, आपको सबको देखना है। उपभाषा, क्या, नहीं नहीं, ये तीन तो मैं बता रहा हूं, बाकी और आएंगे नंबर तो अभी। उपभाषा, अपभ्रंश और उपबोलियां, इनको रट लेना है बहुत अच्छे से। चौथा उसका क्या होता है, हर बोली के साहित्य को किसी ना किसी ने क्या किया, उसका संकलन किया है। संकलन मतलब होता है बुंदेली भाषा के साहित्य का संकलन किसने किया, व्याकरण का, साहित्य का संकलन, तो वो एक एक व्यक्ति सब में मिलेंगे। चारों भाषा बोली में कितने व्यक्ति, चार। फिर उन सभी के सभी बोलियों में, क्षेत्रों में क्या रहे होंगे, साहित्यकार रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, जिन्होंने बोलियों में रचनाएं की होंगी। जैसे मैं अगर बुंदेली में बताऊं, सब लोगों ने पढ़ा होगा, ईसुरी, घाघ, जयदेव, जयदेव इसी साइड के थे, नहीं जयदेव नहीं है, और कौन है बताओ, जागनिक, खयाल राम, गंगाधर व्यास, ये सब किस क्षेत्र के थे, बुंदेली। ईसुरी तो सुना होगा, कोई और ना सुना होगा। आलाखंड की रचना कौन, जागनिक, जागनिक का नाम तो सुना होगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये उनकी नहीं है। एक और दूसरा आलाखंड की क्या बोल है, आलाखंड है ना, सबसे 52 लड़ाइयों का वर्णन, जिसमें आला मर गए उदल लेके, वो इस तरह का आला उदल की कहानियां हैं, तो वो आलाखंड कहलाता है। संकलन हो गया। छठा कौन सा पॉइंट आएगा, सातवां इनका, साहित्यकार, क्या, साहित्यकार और उनकी रचना। भाई साहित्यकार जैसे ईसुरी, तो ईसुरी की कुछ रचनाएं, फाक की जो घाघ हैं, घाघ की रचनाएं, जागनिक की रचना, आलाखंड। जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि बुंदेली का एक ऐसा साहित्य बताओ जो हिंदी भाषा में भी प्रयोग होता है, सीधा साहित्य का नाम, कौन सी रचना है, तो वो आलाखंड थी उसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको यहां नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी वो काम में आएंगी, मैं आपको बता देता हूं। वो बोलियों के अंतर्गत नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार पूछा था, मालवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नाट्य कौन सा है, अब बताओ उसमें बोली का कोई कॉन्सेप्ट है क्या, लेकिन वो एक तरह की संस्कृति है, तो वो मैं बोली में तो नहीं पढ़ा सकता आपको, लेकिन चूंकि एमपी आपने इतना पढ़ा होगा कि वो आंसर आपका लग जाएगा। कला संस्कृति एमपी की पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो वो थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज यहाँ काम आएगा। बताओ मालवा का कौन सा नाट्य है, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य भी है वो, माच, सीधा लिख के आना था, एक नंबर था। ठीक है। ऐसे एक और पूछा था कि कौन सा चित्र जो है, निमाड़ में पूछा था, कोई सी दिन बताया था, मैं क्वेश्चन ही बता देता हूं लो। निमाड़ में कौन सा भित्ति चित्र, कोई दिन था, वो कौन से दिन पे किया जाता है, उसका नाम लिखो। अब ये भित्ति चित्र भाई भाषा में नहीं है, लेकिन संस्कृति है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं वो उसमें इंक्लूड करके। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ा होगा, जो मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति पढ़ोगे आपका, उसका थोड़ा सा यहाँ काम में आ जाएगा। हरियाली तीज पर, हरियाली तीज पर कौन सा भित्ति चित्र निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन था। कोई है निमाड़ से, खंडवा खरगोन से, धूने वाले बाबा के दर से, धुआं उड़ाने वाली जगह से, गांजा फूकने वाली जगह से, गंजेड़ियों के स्वर्ग से, है कोई, क्या था क्वेश्चन वो, मैं एक बार और सुन लो आप। निमाड़ में हरियाली अमावस्या पर किस भित्ति चित्र का अंकन किया जाता है। हाँ देगा ना पीएससी वाला आपको ऑप्शन, हिंदी में मिलता है ऑप्शन, कैसी बात करते हो तुम भी। ये क्षेत्र हो गए। अब इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, एक और जो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप खुद पढ़ोगे, लोक संस्कृति जब मध्य प्रदेश की पढ़ोगे, वो क्या है, लोक कलाएं,
वो इसमें आपकी काम आएंगी। कौन सी कहाँ पूछ ले वो समझ में नहीं आ रहा है। 4 क्षेत्रों की लोक कलाएं, अब लोक कलाओं में क्या क्या आता है तो वो देखो। आपका इसमें लोक नाट्य आ सकता है, इसमें आपका लोक चित्रकला आ सकती है, इसमें आपके लोक गीत पूछे जा सकते हैं, और क्या बचा, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, इसके अलावा एक और पॉइंट क्या आएगा बताओ, लोक नृत्य। ये चारों को आपको, हाँ लोक नृत्य। जैसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य सर्वाधिक फेमस है, प्रसिद्ध है, कौन सा है, राई। तो अब ये बोली के अंतर, हाँ राई बोली के अंतर्गत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है वो उससे जुड़ा हुआ है तो पूछे जा सकते हैं। ये आपको खुद से करना रहेगा और आप पढ़ोगे एमपी में खूब इनको। बाकी ये चीजें आपको बोली के अकॉर्डिंग। लोक नाट्य, नाट्य मतलब होता है नाटक, एक्टिंग, चित्रकला पेंटिंग, गीत गान, और नृत्य मतलब डांस। चलें अब अपन एक एक बोली करके देखें, सबको इसी आधार पर आपको देखना है। पहली बोली कौन सी है, मालवी। अगर आपसे इसका कोई पूछे कि क्षेत्र कहाँ है तो आंसर होगा मालवा। दूसरा, इसके जिले कोई पूछे तो आप बता दोगे इंदौर, धार, झाबुआ, रतलाम, आगर मालवा और जितने ईटीसी मालवा में आते हैं। अब अगर आपकी मैं इससे उपभाषा पूछूं तो देखो मैंने सबसे पहले आपको यही बता दिया है बना के, जहां से आप निकाल लोगे। ये पढ़ा था अपन ने, उपभाषा ये है तो उपभाषा कौन सी हुई बताओ, राजस्थानी हिंदी। अपभ्रंश पूछे तो अपभ्रंश क्या हुआ, सौर सैनी। हो गया। तो पॉइंट पॉइंट इसी में ही काम करना। अच्छा मैं इसको यहीं लिख देता हूं, मालवी को, और अपन इसी आधार पर पढ़ते जाते हैं। क्षेत्र देख लिया अपन ने, जिले समझ लिए, उपभाषा कौन सी है, राजस्थानी हिंदी। अपभ्रंश कौन सा होगा, सौर सैनी। उपबोलियां कौन कौन सी होंगी। अब ये आपको रटने वाला फैक्ट है जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, तो सुन लो कौन कौन सी इसकी उपबोलियां होती हैं। जैसे रतलाम क्षेत्र में बोली जाती है रतलामी, मंदसौर क्षेत्र में बोली जाती है दसपुरी। कौन सी है, दसपुरी। इसके अलावा और है तो एक सेंधवाड़ी है, सौंधवाड़ी भी बोलते हैं उसको, एक हड़ैती है, हड़ैती, सौंधवाड़ी। फिर अगर मालवा साहित्य का ये पूछ लिया जाए कि भाई बताओ संकलन किसने किया, क्या बोला मैंने, मालवा साहित्य का संकलन करता कौन है, तो उनका नाम है प्रहलाद चंद्र जोशी। इनको याद कर लेना, क्या नाम है इनका, प्रहलाद चंद्र जोशी। अब अगला आया इसके साहित्यकार, या बोले तो साहित्य। तो इनके साहित्यकार के नाम आपको सुन लेना। साहित्य की एक एक दो दो रचनाएं वो मैं आपको लिख के सबकी दे दूंगा। साहित्यकारों के नाम बताओ, ये उसके साहित्यकार रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे पिछली बार के। अच्छा पहले तो आप क्वेश्चन सुनो, तब और आपको क्लियर हो जाएगा, ये पूरा पढ़ना। मैं 12 ही क्वेश्चन आपको बता देता हूं। मालवी से 3 क्वेश्चन थे, मालवी की किन्हीं 2 उपबोलियों के नाम लिखो, पहला क्वेश्चन था, हो गया आपका, बन जाएगा। दूसरा था मालवा मयूर के नाम से किसे जाना जाता, क्या है, मालवा मयूर के नाम से किसे जाना जाता है। अब वो आपको पता नहीं है, वो एक फैक्ट है। तो जो साहित्यकार रहे होंगे उनमें से ही कोई एक जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा, ठीक है। तो वो कौन थे मैं अभी वो बताऊंगा। फिर मालवा क्षेत्र के प्रतिनिधि लोकनाट्य का नाम लिखो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लोकनाट्य कौन है मालवा में, कौन सा चलता है, मालवा में माच चलता है। पढ़ा होगा कई लोगों ने, जिनने नहीं पढ़ा वो पढ़ लोगे, बहुत सरल चीज थी ये। ये 3 क्वेश्चन मालवी से थे। अगली अपन निमाड़ी की बात करें। अच्छा मैं आपसे ये कहूं, चलो निमाड़ी के मैं क्वेश्चन बताता हूं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। हर भाषा से क्रमगत रूप से ही पूछे, हर बोली से क्रमगत रूप से 3-3 पूछे गए हैं। निमाड़ी से पहले 2 क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं। निमाड़ी के 2 साहित्यकार के नाम लिखो, 1 क्वेश्चन,
ये मैं अपने मन से बता रहा हूं अभी कुछ पूछने के लिए आपसे। दूसरा क्वेश्चन था निमाड़ी साहित्य की रचना किसने की। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए। तीसरा क्वेश्चन है कुछ लिख दिया है, वो लिखा क्या है मैं आपको बोल के बता देता हूं। गीता पढ़ी लिहस हई, ये किस बोली के शब्द हैं। अरे कुछ भी लिखा है, मान के चलो तुम्हें नहीं आ रही, गीता पढ़ ली है XYZ ये लिखा है, ये किस बोली के शब्द हैं, किस बोली में लिखा गया है, तो आप क्या आंसर करोगे। अरे भाई नहीं भी बन रहा तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये निमाड़ी बोली के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, निमाड़ी आएगा कि नहीं आएगा। पिछली बार ऐसे 2 क्वेश्चन थे, जैसे पहले उनने मालवी से पूछे, मालवी से कितने क्वेश्चन, 1 2 3। मालवी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं था क्योंकि मालवी के देख चुके अपन, निमाड़ी में भी नहीं था, लेकिन बुंदेली और बघेली खंडी में पूछे गए और ये पूछा कि बताओ ये किसका है। जब दिख रहा है कि भाई ये 3 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं निमाड़ी से, तो आपका आंसर क्या होगा, निमाड़ी बोली होगा कि नहीं होगा। इतना कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, नहीं है ना, जब दे ही रहा है सामने वाला उसी तरह से। लो ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये किसके लिखे हैं बताओ, क्या लिखा है इनमें सब में, हो गया 3। ये किसके दिख रहे हैं आपको, ये किसके दिख रहे हैं अगले, यहाँ बुंदेली दिख रहा है, ये किसके दिख रहे हैं। फिर अब इतना कॉमन सेंस नहीं होता। तो ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ, इस बार का ही मेंस था, मेरा दोस्त निकल के आया, वो पूछता है यार ये लाइन किसकी लिखी थी। मैं इनके मूर्ख नहीं हो तुम, महामूर्ख हो। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर ऐसा आए तो वो फिक्स पैटर्न है, नहीं भी पता ना कि किस भाषा का है। मैं बताता हूं क्या पूछा था। अच्छा, एक जने के 2 मोड़ा हते, तब बाके बड्डो भैया खेत में हतो, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली का रूप है। हाँ वो तो पता है, मोड़ा मोड़ी बुंदेलखंड में बोला जाता है, मैं भी बुंदेलखंड से ही हूं तो मुझे तो आता ही है। लेकिन जिसको नहीं भी पता, अगर वो बुंदेली के अंतर्गत 3 क्वेश्चन में है तो आप आंसर सीधा नहीं लिख पाओगे बुंदेलखंड। ठीक है, तो वो कॉमन सेंस ध्यान रखना। मालवी के समझ में आ गए थे। मैं दूसरा निमाड़ी के बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन थे। पहला था संत सिंगाजी के गुरु का नाम बताओ। अब ये फैक्ट है भाई, जिसको रटा होगा वो कर लेगा। ये बोली के अंतर्गत कोई पढ़ाएगा कि बताओ। इसमें ये अब कहाँ से आएगा, तो जो जो जिस क्षेत्र के फेमस साहित्यकार रहे हैं उनके थोड़ी सी आपको जानकारी पता होना चाहिए। अगला था निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास और जब निमाड़ गाता है पुस्तकों के लेखक कौन है। तो आपको कैसे याद होगा ये, कौन वहां के साहित्यकार हैं और उनकी रचना क्या है, पढ़ोगे तो इजीली ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था निमाड़ में हरियाली अमावस्या पर किस भित्ति चित्र का अंकन किया जाता है। तो वो किस में आएगा आपका, इनको पढ़ोगे तब। अगला बघेली के 3 थे, बघेली बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप अपभ्रंश पढ़ोगे तो आंसर हो जाएगा इसका। बताओ बघेली का किस अपभ्रंश से है, कहां अवधि है, ये अपन ने देखा था। बघेली पूर्वी हिंदी उसकी उपभाषा है और उसका अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी, हो जाएगा। नेक्स्ट था, हाँ इसमें भी पूछा, एक मनई के 2 लड़का रहे, तब बोकर जेठ लड़का खेत में रहाते, मैं उठी के अपे बाप के लगे जात हो। यह किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली का रूप है। फिर क्या चल रहा है अभी, बघेली चल रहा है तो क्या होगा। हमें नहीं आती बोली, लेकिन इतना तो दिमाग काम करता है ना कि बघेली चल रही है तो बघेली का ही पूछेगा। तीसरा है गीता पढ़ी लिहस हई, वाक्य में किस काल का बोध होता है। अब यहां थोड़ा सा आपको समझ में आनी चाहिए। गीता पढ़ी लिहिस हई मतलब गीता ने पढ़ लिया है, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की। अब काल जो होते हैं वो 3 तरह के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल।
या कंफर्म नहीं है कि भूत की बात है, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं हूं, कोई बघेली वाला हो तो बता दे। गीता पढ़ लेहस हई, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गीता पढ़ लेगी। अच्छा, तुम्हें आती है निमाड़ी, बघेली आती है क्या? किस क्षेत्र से हो तुम? नहीं आती है तुम्हें बघेली? गए थे तो आने लगी थी? अरे तुम, बुंदेली के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। बुंदेली के 3 क्वेश्चन देखना, लिख दोगे? ईसुरी, जागनिक, ये सब मैंने अभी बताए। फिर अगला है कि एक जने के दो मौड़ा हते, वो ये वाला किस क्षेत्र के अंतर्गत बोला जाता है? तो बुंदेलखंड। बुंदेली की प्रसिद्ध लोक गाथा जिसे साहित्य में स्थान मिला, नाम लिखिए। क्या है उसका नाम? आलाखंड है। तो अब उसके लिए आपको ये साहित्य और रचना पड़ेगी। अब मालवी अपन पढ़ रहे थे, मैं जल्दी जल्दी इनको बताता हूँ, आप समझ लो। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैसा बनेगा। क्षेत्र हो गया, अपभ्रंश तक देख चुके थे अपन, उपबोलियां देख ली, संकलन इसका किसने किया? प्रहलाद चंद्र जोशी। अब इसके कुछ साहित्यकारों के नाम सुनो आप। एक है श्रीनिवास तिवारी, दूसरे हैं चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावत, बाल कवि बैरागी। ये सब किस क्षेत्र के हैं? इन सब की मैं आपको रचनाएं लिख दूंगा, यहां बताने से भी कुछ नहीं है, बस आपको रटना है। एक एक दो दो जो जो फेमस है। अब कुछ और जनरल फैक्ट हैं वो भी सुनो। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर के एल हंस। क्या नाम है उनका? डॉक्टर के एल हंस। हिंदी में जब लिखो तो ऐसा मत लिखना। कैसा लिखोगे इनको? के एल, वो मैंने इसलिए लिख के बताया कि आप ना लिखो, क्योंकि हिंदी लिख रहे हो आप। के एल हंस। इन्होंने मालवी को पश्चिमी हिंदी का दर्जा दिया है। क्या बोला है इसको? पश्चिमी हिंदी बोला है। पूछ लिया जाए कि किसने मालवी को पश्चिमी हिंदी कहा है, किसने कहा है? के एल हंस ने। एक और है मालवी भाषा और साहित्य, ये एक रचना है, बहुत फेमस है। कौन सी? मालवी भाषा और साहित्य की रचना जो है वो शैलेंद्र कुमार शर्मा ने की है। क्या बोला मैंने? मालवी भाषा और साहित्य। इसके जो राइटर हैं वो कौन है? शैलेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है। अगला जो एक क्वेश्चन आया था वो भी फैक्ट के रूप में था कि मालव मयूर किसको कहा जाता है? तो इनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। किसको कहा जाता है मालव मयूर? हरिभाऊ उपाध्याय। ये चीजें हुई। दो चीजें आपको करना है, वो क्या है? इसके साहित्यकार और उनकी रचनाएं मालवा क्षेत्र की। लोक नाट्य तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आपको हर जगह आप वो पढ़ोगे एमपी की लोक संस्कृति में। साहित्यकार और रचना में 3 3 4 4 साहित्यकार जो जो फेमस रहे हैं वो लिख के दे दूंगा। यहां आपकी मालवी बोली हो जाएगी। दूसरी कौन सी आएगी? बुंदेली। पढ़ने का वही पैटर्न रहेगा आपका बुंदेली का। क्या? क्षेत्र, जिले, उपभाषा, अपभ्रंश। क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड, जिले की बात करें तो टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, दमोह, सब बुंदेलखंड में आते हैं। उपभाषा की बात करें तो किसमें थी उपभाषा इसकी? राजस्थानी हिंदी। थी कि नहीं थी? नहीं थी। किसमें थी उपभाषा? पश्चिमी हिंदी में। और उसका अपभ्रंश कौन सा था? सौरसैनी अपभ्रंश और पश्चिमी हिंदी। ठीक है। फिर इसका अपभ्रंश आपने देख लिया कौन सा था? सौरसैनी अपभ्रंश। फिर क्या देखोगे इसका? संकलन। जो मालवी का था वो किसने किया था? प्रहलाद चंद्र जोशी। जबकि जो बुंदेलखंड का है, बुंदेली का है, उसका संकलन आपका किया है, उनका नाम है महेश कटारे। क्या नाम है इनका? महेश कटारे। ठीक। फिर साहित्यकार इसके पिछली बार पूछे ही हैं, दो साहित्यकार। जागने किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ईसुरी हैं और गंगाधर व्यास हैं, ख्याल राम हैं। इनके नाम याद रख लेना। महेश कटारे होंगे कि नहीं होंगे बताओ?
तो इनका नाम भी आप चाहो तो डाल सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आपने प्री में पढ़ा ही होगा शायद, मुझे लगता है, बुंदेली बृहदत्रयी के नाम से किसको जाना जाता है? पढ़ा नहीं पढ़ा? सुना होगा जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत प्री पढ़ा है अच्छे से। बुंदेली बृहदत्रयी बोले तो बुंदेलखंड के तीन प्रसिद्ध कवि, त्रयी मतलब क्या होता है? तीन, उनमें कौन कौन है? तो उनका नाम है, एक ईसुरी है इसमें, दूसरे गंगाधर व्यास हैं, और तीसरे ख्याल राम है। इनके तीनों के याद कर लेना नाम। तीसरे का नाम क्या है? ख्याल राम। ठीक है, बाकी साहित्यकारों के नाम तो आपने देख ही लिए हैं। तो ये सारी चीजें किसकी रही? बुंदेली की। हाँ, सब साहित्यकार हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र के। अगला है निमाड़ी। कौन सी बोली है? निमाड़ी। क्या क्या देखोगे? वही सारी चीजें हैं। क्षेत्र कौन सा होगा इसका? निमाड़। जिले कौन से होंगे? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। फिर आपका उपभाषा कौन सी होगी इसकी? निमाड़ी की। मालवी के अंतर्गत है कि नहीं है? उपभाषा राजस्थानी और अपभ्रंश सौरसैनी। फिर इसकी बोलियां, हाँ अच्छा, पिछले में मैंने उपबोलियां नहीं बता पाया आपको, सॉरी। बुंदेली की क्या देखना है अपन को? उपबोलियां और देखना है। तो कौन कौन सी आती है बुंदेलखंड में? एक लुंधाती चलती है। कौन सी है? एक बनाफरी चलती है। बहुत सारी हैं ऐसी, लुंधाती, बनाफरी, पंवारी। पंवार जनजाति जो है वो करती है कौन सी? पंवारी बोलती है। भदावरी, खटोला, बनाफरी तो हो ही गई। एक है भदावरी, एक है खटोला। तो ये सारी क्या है इसकी? तो तीन चार याद कर लेना, आपका हो जाएगा काम। बुंदेली की उपबोलियां। अब अपन इसमें देखते हैं, उपभाषा देख लिया, इसका अपभ्रंश देख लिया। अपभ्रंश क्या है निमाड़ी का? अर्धभागदी कहां से हो जाएगा? अब क्या होता है? गया एक नंबर। उपबोलियां इसकी आपको याद रखना है। अभी बता रहा हूं मैं, थोड़ी देर और रुको, 10 मिनट बस। उपबोलियां बताओ, निमाड़ी की उपबोलियां कोई भी सुन लो। एक है बैजारी, पवारी, गुरबी, बटगुंडी, भीली। भीली इसमें भी आएगी, भीली मालवा में भी आएगी। तो दो तीन याद रख लेना, भीली, बटगुंडी, पवारी, बैजारी, गुरबी। दो दो पूछ सकता है एक नंबर के हिसाब से, तो उनको याद रख लेना। उपबोलियां हो गई। फिर इसका क्या है? निमाड़ साहित्य का संकलन। तो जो संकलन किया था उनका नाम है राम नारायण उपाध्याय। किसने किया है? राम नारायण उपाध्याय। किसका संकलन किया है इन्होंने? निमाड़ी साहित्य का। ठीक। फिर इनकी जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसकी रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी रचनाएं? निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास और जब निमाड़ गाता है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो वो रचनाएं तो मैं आपको लिख के दूंगा, दो दो तीन तीन। बाकी इनकी याद रख लेना। रामनारायण उपाध्याय की रचना क्या है? जब निमाड़ गाता है। दूसरी निमाड़ साहित्य का सांस्कृतिक, निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास, वो भी इनकी रचना है। फिर और साहित्यकारों के नाम आपको इसमें देखना है। तो निमाड़ में बताओ कौन चलता है? संत सिंगाजी यहाँ के हैं कि नहीं है? सबसे फेमस यही संत सिंगाजी। अब ये मिल गए तो ये भी यहाँ के हुए कि नहीं हुए बताओ? दूसरे कौन हो गए? राम नारायण उपाध्याय। कुछ और नाम यहाँ के याद कर लो। श्री राम परिहार हैं, एक महादेव प्रसाद चतुर्वेदी हैं, और एक प्रभाकर चौबे हैं। अब इसमें कुछ बताने का नहीं है, देखो मैं इसलिए ज्यादा कुछ बता नहीं रहा, रटने का है वो आपको रटना पड़ेगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, पढ़ना कहाँ से है, तो वो आपको मिल ही जाएगा सब। ठीक है, ये निमाड़ से संबंधित हो गया, सारी चीजें हो गई ना इसमें। हाँ, एक और फैक्ट है,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि निमाड़ी की सहोदरी या निमाड़ी किसकी सहोदरी है, सहोदरी क्या होगा? अच्छा, सहोदर का मुझे वो करके बता दो आप पहले तो। संधि विच्छेद, गुण संधि है, क्या होगा? सह धन उदर। अब अगर आप इसका अर्थ निकालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सह प्लस उदर। सह मतलब साथ में, समान। उदर मतलब पेट, जिनका पेट एक समान रहा हो, या बोले तो जिनकी उत्पत्ति एक समान रही हो। तो निमाड़ी किसकी सहोदर होगी बताओ? मालवी की। मालवा की नहीं, मालवी की। होगी कि नहीं होगी? तो मालवी और निमाड़ी आपस में क्या है? सहोदरी हैं। तो वो भी याद रख लेना। बची लास्ट कौन सी? बघेली। वही पैटर्न आपका। क्षेत्र कौन सा होगा इसका? बघेलखंड। जिले कौन से होंगे? रीवा, सतना, उमरिया, शहडोल, कटनी, ये सारे। ठीक है। फिर इसकी किसके अंतर्गत आएगी? उपभाषा क्या होगी इसकी? उपभाषा होगी पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश होगा अर्धमागधी। फिर इसके क्या आएंगी? उपबोलियां। तो उपबोलियां इसकी थोड़ी सी देख लोगे। रीवा से है कोई? रीवा साइड से हो? रीवा में चलती है रेवाड़ी, चलती है कि नहीं चलती? तो रेवाड़ी इसकी उपबोली हुई कि नहीं हुई? तो पहली कौन सी? रेवाड़ी। गहुरा, सतना के पास में गहुरा है एक स्थान, तो वहां चलती है गहोरी, गहुरा। गोंडवानी, जो गोंड जनजाति है इस क्षेत्र की, वो गोंडवानी बोलती है। तिरहरी, पवारी। पवारी इन तीनों क्षेत्रों में मिलती है, बुंदेलखंड इस क्षेत्र में। तो ये इसकी उपबोलियां हैं। इसका जो संकलन किया है वो किया है श्रीनिवास शुक्ल ने। किसने किया है? बघेलखंड की जो बोली है संकलन श्री निवास शुक्ल। उपबोली मैंने कौन कौन सी बोली थी एक बार और बताओ आप लोग? अच्छा, ये लिखा है। एक पवारी बताई, एक रेवाड़ी बताई, एक गहोरा या गहोरी, एक गोंडवानी बताई। ये सारी किसकी उपबोलियां हैं? बघेली की। इसका जो संकलन है वो श्रीनिवास शुक्ल ने किया है। अन्य साहित्यकारों के नाम देखोगे तो बैजनाथ पांडे हैं। ये तो होंगे कि नहीं होंगे बताओ? उसके साहित्यकार श्रीनिवास शुक्ल हैं, सैफुद्दीन सिद्दीकी हैं, बैजनाथ पांडे, गोमती प्रसाद बिकल। ये सारे बघेलखंड क्षेत्र के साहित्यकार हैं, या बघेली बोली के साहित्यकार हैं। ये आपका सारा पैटर्न है किसको पढ़ने का? बोलियों को। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन 12 नंबर आपको देके जाएगा। रटना है, कुछ भी नहीं है इसमें। समझने की जो चीज थी ना वो बस ये थी जो मैंने आपको समझा दी है। ये हल्का सा आपको कंफ्यूज करेगा, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। बाकी तो सारे फैक्ट हैं तो वो आपको रटना है, और किस किस तरीके के आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका कोई प्रश्न हो इसको लेकर तो बताएं। हिंदी को लेकर जो जो प्रश्न है अपन उन पर अभी चर्चा कर लेंगे, और थोड़ा सा मुझे कुछ बताना रहेगा, मैं वो आपको बताना रहूंगा। पहली बात तो ये, वो अभी आपके किसी काम के नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी काम के आपके नहीं है। अब क्यों पूछना चाह रहा है वो बताओ मुझे। मत समझो अभी के लिए, पीएससी के लिए। ठीक है, बता देता हूं मैं। नाटक एकांकी में, अभी स्किप करो, थोड़ी देर बाद अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। हाँ, वो भी आपको, तुम्हें भी बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन भी स्किप करो, जो अच्छे क्वेश्चन है वो नहीं ले रहा। बहुत छोटा क्वेश्चन, 200 नंबर का होता है वो। अभी पढ़ने पे ध्यान दो, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, ऑनलाइन वाले समझते होंगे कि ये क्वेश्चन आते कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा है जो 11th में आया है। वो 11th से ही पीएससी की तैयारी शुरू की है, तो उसके मन में ये बार बार डाउट आते रहते हैं। कोई प्रश्न आपका ऑनलाइन वालों का कुछ हिंदी को लेकर? नहीं है? अब 5 मिनट मेरी थोड़ी सी बात सुन लेना आप सब लोग। पेपर हिंदी का है, कितने नंबर का है? 200।
और आप लोगों को ये मिनिमम टारगेट रखना है कि आप इतने नंबर लाओ। कितने नंबर? 155 प्लस। मैक्सिमम आप 170-80 तक भी ला सकते हो, अगर आपका ट्रांसलेशन भी थोड़ा ठीक ठाक है ना। जो नंबर बच्चों के कटते हैं वो सिर्फ ट्रांसलेशन में, मतलब जहां ज्यादा कटने के चांस है वो ट्रांसलेशन, क्योंकि वो बहुत जल्दी नहीं सीखा जा सकता। बाकी जो सिलेबस है उसको छोड़कर 170 नंबर का वो ऐसा है कि आपने रट लिया ना तो 170 ही आ सकते हैं उनमें। थोड़ा बहुत गलतियां होंगी तो 160 आ जाएंगे, बाकी उसमें आप जितने ला पाओ। मिनिमम टारगेट आपको कितने का रखना है, ये रखना है। और बहुत कम पढ़ोगे ना तब भी हो जाएगा, लेकिन आप जो लोग हो ना, वो समस्या यही है, पढ़ते नहीं है। आप नहीं, इंक्लूडिंग मी, सब, मैं सब की बात कर रहा हूं। लेकिन अपन को क्या करना है? पढ़ना है। मुझे भी पढ़ना, आप लोगों को भी पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, मैंने कल ही, चलो अभी बाद में बीच में बताऊंगा। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं आपकी जो काम करना है। एक तो मैं बोलूं तो कुछ चीजें जो है वो कैसी हैं, सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव मतलब जहां लिखने का काम है, आपका लिखना रहेगा। और दूसरी कुछ चीजें जो है वो किस टाइप की हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव। बोले तो इसको आपको लेखन के लिए पढ़ना है, और इसको आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो रटना है, एक तरह से फैक्ट है। लिस्ट में अगर इसको सीधा नाम बोलूं तो कुछ लिस्टें हैं जिनको क्या करना है, रटना है। जो मैंने आपको हिंदी पढ़ाई है, अगर आप जितना मैं आपको लिख के दूंगा पूरा, अगर ये सब्जेक्टिव वाला आप एक दिन में बैठ के रिवीजन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें रिवीजन करने में 4 घंटे से ज्यादा लगे। 4 से 5 घंटे में पूरा रिवीजन, लगभग 40 एक पेज में आएगा, वो कर दोगे आप अगर आपने पढ़ लिया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लेना कि आप कम से कम इसको, ज्यादा नहीं तो 10 से 15 बार क्या कर लेना, इसका रिवीजन कर लेना जब तक आपका टाइम आए। ठीक है, वो रटा रटा 10 से 15 बार आपने घुमा दिया ना आपकी आंखों के सामने, समझ लेना रटा गया। लिखने वाला सेक्शन जो 3-3 नंबर में लिखना है, कैसे क्वेश्चन में वो मैंने आपको बताई है। कैसे? छंद क्या होता है, सोटा छंद से आप क्या समझते हो, दोहा को उदाहरण सहित स्पष्ट करो, संधि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, तत्पुरुष समाज से क्या समझते हो, तत्पुरुष और द्विगु समाज में अंतर। ये 25 क्वेश्चन आना है। कितने नंबर के? 75 नंबर के। ये वो सेक्शन है। हाँ, अरे भाई उदाहरण जो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, अभी उस पर आऊंगा मैं, 1 मिनट और रुक जाओ, ये इसके कर लो फिर मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा आई कौन सी, लिस्ट। इस लिस्ट में लगभग ज्यादा नहीं तो ये लिस्ट आपको कवर कराएगी कितने नंबर, 50 नंबर। अब इसके लिए आपको प्रतिदिन काम करना है, मतलब कम से कम 2-3 चीजें इस लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं वो देखो आप, कर लोगे तो बहुत काम। अगर आप लोगों ने पिछला पेपर देखा होगा तो वो लिस्ट सिर्फ आगे काम नहीं आती, 3 नंबर में भी सीधे क्वेश्चन दे देते हैं, वो बताओ इन दोनों के पर्यायवाची क्या क्या है, वहां भी आते हैं। किन किन की ये लिस्ट पढ़ना है वो मैं एक बार तो बता चुका था, एक बार और बता रहा हूं आपको। पहली लिस्ट किसकी, पर्यायवाची। दूसरे आपके विलोम। तीसरे आपके तत्सम तद्भव। चौथे आपके मुहावरे लोकोक्ति। पांचवे आपके अनेक शब्द के लिए एक शब्द। नेक्स्ट आपका प्रशासनिक शब्दावली। अच्छा मैंने ये कम लिख दिए हैं, जहां तक मुझे लगता है 50 से ज्यादा पहुंच जाएगा, ये लगभग 60 नंबर तक भी जा सकता है ये लिस्ट वाला सेक्शन। अगला प्रशासनिक शब्दावली हो गई, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। एक आपका वो शब्द युग्म वाला, और कोई बचा है इसमें?
नहीं, अनेकार्थी नहीं लिखा, उसमें नहीं आएगा। बाकी पिछली बार पूछा था, आपके सिलेबस में नहीं लिखा तो देख लेना चाहो तो, अनेकार्थी वो समझ में आ जाएगा। एक सेकंड और रुको, वो रटने वाला सेक्शन नहीं है, लिस्ट नहीं है उसमें। यही है, इतनी चीजें। अब इनको आपको प्रतिदिन की आपकी लिस्ट में क्या करना है, शामिल करना है। उधर बाहर का है वो तो, हाँ वही, इसलिए नहीं डांटा मैंने तुम्हें। इनको प्रतिदिन रटना है। मैं आपको खुद का बता देता हूं, मैंने कल इन सब की क्या कराई है, फोटोकॉपी कराई है अलग, वन साइड में, और मैं जहां रहता हूं जिस रूम में, उस पर चिपका दिए इनको, क्योंकि मुझे 25 वाला देना है। मेरा अगर हिंदी में ज्यादा वीक पोर्शन है, रटनी वाला, यही वाला वीक तो ना, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जहां गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाना है इसमें, और आप लोगों को भी लाना है, तो मैं कह रहा हूं इन सब की लिस्टों को क्या करना, वन साइड निकलवा के आपका जहां रह रहा वहां चिपका देना और रटते जाना। आप समझोगे नहीं ये इतनी छोटी चीज है और आपको कितने नंबर दे रही है। मतलब समझते हो आप, 60 नंबर की वैल्यू, इस 60 नंबर की वैल्यू अगर मैं पेपर बन के आपके किस से काउंट करूं, एंशियंट हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड है, मिडाइवल हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड है, मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड है, और भी मैं कहूं तो एक और टॉपिक जो एमपी का स्वतंत्रता संग्राम है, वो भी इसी में इंक्लूड है। इतने 60 नंबर के सिलेबस में हिस्ट्री का जवाब देखोगे, यूनिट 1 और यूनिट 3, उसमें आपकी एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एमपी का क्या, स्वतंत्रता संग्राम, उसको पढ़ोगे तब जाके कितने नंबर का होगा वो, 60 का। कितना ही पढ़ना, कितना ही बोलूं तो मैं जी जान लगा के 6 महीने पढ़ लेना, गारंटी है 60 में से मैक्सिमम जो ला पाओगे आप, कितना ला पाओगे, 40 नंबर। कितना पढ़ने के बाद, 6 महीने पढ़ने के बाद। दूसरी ओर अगर आपने इसको अपनी दीवार पे या कहूं मैं एक लिस्ट बंडल पेज निकाल लो, जहां गए वहां रख लिए, साथ में रट लिए, एक दो बार दोहरा दिए, कितने कितने पेज होंगे बताओ, पर्यायवाची के 8-10 पेज, विलोम के 8-10 पेज, तत्सम के 4-5 पेज, मुहावरे लोकोक्तियों के 10 पेज, अनेक शब्द के लिए, एक शब्द के लिए 5। बहुत सरल चीजें हैं, रट नहीं है। जिसे जीता ना जा सके अजय, भाई 2-4 बार कहोगे तो याद होगा कि नहीं होगा, करते नहीं है हम। प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है, 10 नंबर की आना सीधा, शब्द युग में एक दो आ ही जाएगा। क्षति क्षति आया था पिछली बार, आया था। क्षति मतलब क्या होता है, हानि, और क्षति मतलब चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचिती है अधम शरीरा। क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो ये शब्द युग में इसमें आएगा आपको। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगी मेरा इतना बताने के बाद भी, लेकिन जिसके घुस गई ना उसको बहुत फायदा होगा, मान लेना ये बात, और कुछ मत मानना। ये सारी चीजें, और वो जो इसको पढ़ लेगा ना तसल्ली से, 1 महीना हर दिन 2-2 घंटे अगर इस पेपर को दे देगा, तो वो समझ लो 150 प्लस की लाइन में तो है, और 160 65 70 तक भी चला जाए, जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा 2 चीजें बची। क्या बची, किसी ने बोला कि सर संधि और समास की भी मुझे वो देखना पड़ेगी क्या, लिस्ट, एक संधि दूसरा समास। तो देखो संधि समास जो है, इसमें कॉन्सेप्ट काम करते हैं। इनमें बताओ पर्यायवाची में कोई कॉन्सेप्ट काम करता है क्या, पृथ्वी का क्षिति है तो है, रटना है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस आएंगे। कॉन्सेप्ट बेस कैसा, पूछा जाएगा महोदय में कौन सी संधि है, भाई महाधन उदय होता है। अब ये तो आपसे बन रहा है, अब ये लिस्ट पढ़ना, इसकी भी लिस्ट है, मैंने उदाहरण बोला है, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ना है। कैसा शॉर्ट पढ़ना है, कि जब आप इसके उदाहरण लगा रहे होगे, पढ़ रहे होगे, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण लिखे होंगे, बताओ लिखे होंगे कि नहीं लिखे होंगे, ऐसी लिस्ट होगी। अब इस लिस्ट में जैसे महोदय लिखा, और आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, भाई पता है कि महोदय सरल है, मुझसे बन जाएगा महाधन उदय, एक बार देखा, इसको आप रिवीजन करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एक जगह आया क्या, विधायक, और आप हो गए
कंफ्यूज। तो आपने उसको क्या कर लिया, टिक। तो इन दोनों में संधि समास में आपको वो क्वेश्चन टिक कर लेना है, वो उदाहरण टिक कर लेना है जिनमें आपको डाउट आ सकता है, जिनमें समस्या आ रही है। वैसे तो अगर पढ़ लोगे तो समस्या नहीं आनी चाहिए, फिर भी आपको प्रत्येक पेज में 5-10 ऐसे उदाहरण मिलेंगे। अगर एक पेज में 100 उदाहरण लिखे हैं तो 5-10 ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें हल्का सा कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो उनको क्या कर लेंगे अपन, टिक कर लेंगे। और अगली बार जब मैं जो लिस्ट को मैंने बोला कि 10-10 बार रिवीजन करना है, तो अगली बार जब रिवीजन करो तो सिर्फ किनका करो, इनमें इन्हीं का, टिक वालों का। तो आपका ये वाले इससे भी गलत होने के चांस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। अब पढ़ना पूरे है, गलती का कोई चांस छोड़ना नहीं है। तो गलती हो सकती है कुछ डाउट वालों में, हम उन डाउट वालों को क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे पूरे पेज की। ठीक है, कर लेंगे टिक, तो आपकी ये वाली समस्या भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मैं कहूं पढ़ने का आपको एक शॉर्ट स्वीट तरीका इनके लिए भी बताऊं, किनके लिए, इनके लिए। तो पहले तो एक बार तो सब चीजें जनरल पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो। अगली बार चीजों को आपको हटाना होता है। हटाना कैसे, जैसे विलोम पढ़ रहे होगे, मैं उदाहरण से बता देता हूं आपको। क्या पढ़ रहे हो आप, विलोम पढ़ रहे हो। अब विलोम में आपके बहुत सारे सरल उदाहरण भी आएंगे कि नहीं आएंगे, रात का, दिन, सुबह का, ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे। जय का, पराजय, अधोगामी का। अब यहां आपका हो गया दिमाग काम करना बंद। ये बताओ मुझे, पढ़ने की डबल से जरूरत है कि ऐसे उदाहरण जो आपसे बन रहे हैं। एक बार तो हमने पूरा पढ़ा, अब अगली बार दूसरी बार जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको अब एक अच्छा तरीका अपनाना है। अच्छा तरीका यह है कि इन जो बन रहे हैं सरल हैं उनको स्किप करो। ये अधोगामी हमें कंफ्यूजन दे रहा था, इसका होता है क्या, ऊर्ध्वगामी। तो हमने उसको क्या कर लिया, टिक कर लिया। ऐसे ही आप पूरे पेज के विलोम पढ़ोगे और उन उदाहरणों को, उन लिस्टों को टिक कर लोगे जिनमें आपको क्या बनेगा, नहीं बन रहे हैं या जिनमें डाउट है। अब रिवीजन करो तो सिर्फ किनका करो, इनका करो, जो जो टिक है, ना कि सरल है। ठीक है, तो आपका टाइम क्या होगा, बचेगा। इसकी दो चीजें होती हैं, बहुत साइंटिफिक तरीका है। एक तो क्या बचा, इस टिक करने के तरीके से जो दो चीजें काम करती हैं, एक तो आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, और दूसरा याद होगा। क्या होगा, क्यों याद होगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूं बहुत अच्छा साइंटिफिक। आपके सामने मान के चलो 5 लोग खड़े हैं, ए बी सी डी। ये 5 लोगों की रनिंग हो रही है, ए बी सी डी ई, 5 लोग रनिंग कर रहे हैं। इन 5 में से एक व्यक्ति आपका नॉन है, मतलब जिसको आप जानते हो। कर कितने रहे हैं रनिंग, 5, जिनमें से एक को क्या करते हो आप, जानते हो। रनिंग चल रही है, मैं आपसे कहूं ये रनिंग चल रही है इन 5 में, इनको आप देखो, इस रनिंग को देखो, आपका फोकस किस पर रहेगा बताओ, जिसको जानते हो आप रहेगा। अब होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं पूरा पढ़ते हैं, तो इसमें ये चीजें सरल हैं जो हमें पता है, ये चीजें कठिन है जो पता नहीं है। जब पढ़ेंगे हम तो हमारा दिमाग सिर्फ किन पे फोकस रहता है, इन्हीं पर जो याद है, उन्हीं को दिमाग में दोहराते रहते हैं। जबकि ऐसी चीज जो पता नहीं थी उस पर हम ज्यादा फोकस हो ही नहीं पाते, क्योंकि वो अननोन थी। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे बोला, अब मैंने इस लिस्ट में से जो नॉन व्यक्ति था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब 4 लोग बचे, मैंने बोला आप वो रनिंग चल रही है आप उनको देखो। तो आप थोड़ा बहुत फोकस करोगे कि नहीं करोगे, आप चारों पर इक्वल। जो अननोन लोग हैं उन पर फोकस होगा कि नहीं होगा, तो उन पर ध्यान जाएगा, वो आपको उनका मेजरमेंट होगा। तो यही तरीका जो टिक करने का मैंने आपको बताया, वो यही तरीका है कि जो नॉन चीजें हैं उनको आपने क्या कर दी, उसमें से हटा दी। अब सिर्फ क्या पढ़ रहे हो आप, वो चीजें पढ़ रहे हो जो आपको पता नहीं है। तो दिमाग में कुछ तो घुसेगा कि नहीं घुसेगा,
जब अननोन ही अननोन पढ़ोगे तो घुसेगा कि नहीं घुसेगा? घुसता है फिर। तो ये आपको पढ़ने का तरीका रखना है पूरी लिस्टों में। पढ़ना जरूर है, लेकिन जो पढ़ लेगा वो हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो हम्म हम्म ये उस दिन तो नियम लागू नहीं होगा, ये उससे पहले ही लागू होता है कि हमने ये टिक किया हो। ये अगर आपने टिक किया है तो उस दिन वही वही चीज पढ़ो जो आप जिसमें आपको कंफ्यूजन है, डाउट है। ना कि पूरा पूरा रिवीजन कभी नहीं होता। रिवीजन वही चीजें होती हैं जैसे लास्ट में आप 6 दिन में 6 पेपर देना होते हैं। एक पेपर ही इतना बड़ा बंडल बनते हैं, अगर आप नोट्सों के देखोगे पूरा रिवीजन नहीं हो पाता उस टाइम पर। शॉर्ट चीजें होती हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें डाउट है, वही चीजें लास्ट में रिवीजन हो पाती हैं। शॉर्ट शॉर्ट में पूरा नहीं हो पाता। जैसे मैथ का कोई एग्जाम है तो मैथ में सब चीजें रिवीजन नहीं होंगी, क्वेश्चन नहीं लगाओगे। लास्ट डे में सिर्फ क्या रिवीजन करके जाओगे? तो फॉर्मूलाज करोगे नहीं करोगे? अगर इंग्लिश का कोई पेपर है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो क्या देखोगे? उदाहरण नहीं देख रहे होगे, उसके जो रूल्स होंगे वो उनको रिवीजन करोगे। तो ये तरीका होता है कि लास्ट में क्या रिवीजन करना है आपको। सब चीजें रिवीजन नहीं हो पाती। जैसे लास्ट में ये पूरी लिस्ट में पढ़ोगे कि बताओ, अच्छा हिंदी का पेपर है, आप पहला पेपर दे के आए, दूसरा आपने दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा, आप मुझे नहीं पता आपने कितनों ने मेंस दिया नहीं दिया, मैंने दिया मुझे पता है। आप दे के आते हो ऐसे थके हुए होते हो, आपको टाइम नहीं होता, आके क्या करोगे? खाना खाओगे। 10 से 1 आपका पेपर हुआ, खाना खाया, 2-3 बज गए, सेंटर से आना भी रहेगा। खाना खाने के बाद क्योंकि रात में आप टेंशन में सो नहीं पाए थे, नींद भी आएगी, 5-6 बज गए। अब आपके पास रिवीजन करने का टाइम सिर्फ रात में है, कितना? 5 घंटे। अब 5 घंटे में पूरी हिंदी रिवीजन करना है, तो पूरी लिस्ट पढ़ोगे कि सबकी? सिर्फ वो जिनमें डाउट थे आपको लिस्टों में, वही रिवीजन कर पाओगे। तो वो ये जो टिक वाला सेक्शन है वहां फिर क्या करेगा? आपका काम आएगा। ठीक है। और कोई आपका प्रश्न हो तो मुझे बताएं, अपन आज का क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। मंडे से आपका ऐसे वाला सेक्शन रहेगा। मंडे को ऐसे हिंदी की नहीं रहेगी, हिंदी हो गया है। और आपका कोई डाउट आए तो मुझे बता दीजिएगा इससे जुड़ा। मंडे को हाँ बोलें। इकोनॉमिक्स की बुक? देखो यार, इकोनॉमी की छोड़ के तुम मुझसे कुछ भी पूछते तो मैं आपको बता देता। इकोनॉमी की क्यों नहीं बता पाऊंगा अभी? क्योंकि जो इकोनॉमी का वर्तमान का सिलेबस है वो 50% स्टैटिक है और 50% करंट का है। करंट बोले तो इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे अभी तक की बुक में लेटेस्ट जो है वो किसी ने अपडेट नहीं किया है, तो मैं इसका अभी आंसर नहीं दूंगा। कुछ दिन में अपडेट वाला आ जाए तो लेना इसको। और अगर फिर भी पूछना है तो फिर एक बार इस बुक के लिए जितेंद्र सर से पूछना आप। ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं है किसी का? करें? थैंक यू।